Hi everyone, this is Gautam Yadav from NIT Jaipur and I welcome you all to this platform Gurukul. In, in this video lecture, we are going to study a very important chapter of your physics syllabus that is vector. और हम बहुत आसान तरीके से इस वेक्टर के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं और ये सारे कंसेप्ट्स आने वाले वीडियो लेक्चर जिसमें कि हम जेईई मेंस और नीट और जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये कंसेप्ट्स यूज होने वाले हैं। आई गारंटी यू इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल बी गिविंग यू सब टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे कि आप जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर पाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वेक्टर। तो देखो जी ऐसा है जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है हमने उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर जो कि हमें पढ़ना है, द सेकेंड पार्ट इज स्केलर एंड द थर्ड पार्ट इज टेंसर क्वांटिटी। एक्चुअली ये जो वेक्टर और स्केलर है वो टेंसर का ही पार्ट है लेकिन हमें टेंसर को इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल। जितने चीज़ की हमें ज़रूरत है हम बस उतना ही पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो हाउ डू यू डिफाइन वेक्टर? अब वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए ही चाहिए। पहला तो सर उसके पास एक मैग्नीट्यूड होना ही होना चाहिए, उसके बाद उसके साथ डायरेक्शन भी होना आवश्यक है। ये दोनों तो ठीक है लेकिन सर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना ही करना चाहिए। जब तक वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेगा वी कांट से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी वेक्टर की डेफिनेशन पूछे तो आप ये बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude, direction as well as that it follows a vector law of addition. सिमिलरली सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सर स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी होता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं होती। If we talk about the example of scalar quantity like distance, speed, etc. अभी हम एग्जाम्पल्स इकट्ठा नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल्स अपने आप आते चले जाएंगे। वी डोंट हैव टू रिमेंबर राइट नाउ। ओके सर टेंसर क्वांटिटी क्या है? सर टेंसर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जो ना तो वेक्टर ना तो स्केलर है। और आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस चार चीज़ को याद रख लो चार एग्जाम्पल से, क्योंकि ये चार एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा और वैसे भी एनसीईआरटी में कहीं भी टेंसर क्वांटिटी का जिक्र नहीं है। तो करेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अगर ये क्वेश्चन आए और एग्जाम्पल में आपको टेंसर दिखे तो आप टेंसर पे टिक लगाओगे, अगर टेंसर ना दिखे तो साफ साफ आप सीधा सीधा बोल दोगे कि ये क्वांटिटी जितने भी हैं सारे के सारे स्केलर हैं। वेक्टर की तरफ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखेंगे कि एरिया जो है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर दोज टू वे। ठीक है जी। तो एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और इसका जो डायरेक्शन है उसको डिफाइन करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर अ प्लेन सरफेस देन उसका जो एरिया होगा या तो वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, या फिर परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। जबकि हम एक क्लोज सरफेस की बात करें तो उस केस में एक रूल है कि इसका जो भी डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होने का कोई सेंस नहीं होता। तो आज के बाद इस कंसेप्ट को आप याद रखोगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट एक स्केलर और टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर आपको अगर ऑप्शन में ना दिखे तो आप स्केलर में टिक लगा के आगे बढ़ोगे। लेकिन करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मान लो कि हमें वेक्टर एक वेक्टर ए है जिसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का हम लोगों के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये जो कि हमें टेक्स्ट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर ए अगर को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसे सिर्फ बोल्ड लेटर में लिख दो, सामने वाला समझ जाएगा कि दिस इज अ वेक्टर ए। दिस इज जनरली रिटन इन द बुक, हमें समझना होता है कि वेक्टर ए लिखा हुआ है। दूसरा जो तरीका है वो है ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि एक लाइन सेगमेंट होता है जिसमें एक तरफ एरो लगा होता है, और जिस तरफ एरो लगा होता है यूजुअली वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है और उसे हम बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर। जिस तरफ एरो नहीं लगा होता है उसे हम बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। एक रेफरेंस लाइन से हम जो एंगल लेते हैं उस एंगल का नाम हम थीटा देते हैं, और उसका जो लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं एक सिमिलर वेक्टर ड्रॉ करूं जिसका कि लेंथ इसके डबल हो तो आप
क्या बोलोगे कि सर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से डबल है। आप एक एग्जांपल बताओ जिसमें कि हम लोगों के पास एक फोर्स वेक्टर दिया है 10 न्यूटन इन ईस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो आप क्या बोलोगे? 10 न्यूटन। ये बिल्कुल भी नहीं बोलना कि सर इसका मैग्नीट्यूड 10 है। जैसे ही आप बोलोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड 10 है, आप गलत हो जाओगे। दूसरा, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है इस ईस्ट की तरफ है। टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम लोगों के पास वेक्टर के कुछ प्रकार है जिसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट उसका नाम दे दिया होगा और हमें उसका प्रॉपर्टी को यूज करना होता है। जैसे कि इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को हम इक्वल तब बोलेंगे जबकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो। पैरेलल। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि सर दोनों वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर पहले वेक्टर में आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपको मिल जाएगा। दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री होती है। पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर को आप पैरेलल तब बोलोगे जब उस दोनों का डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दो वेक्टर एंटी पैरेलल कब होंगे? दो वेक्टर एंटी पैरेलल तब होंगे जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। सिंपल। ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। दो वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। राइट। राइट। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। तब दोनों वेक्टर को हम बोल देंगे कि दोनों वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर। वो दो वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर तब बोला जाता है जब दोनों सेम लाइन में होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। मान लेते हैं कि हम लोगों के पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन में जितने भी वेक्टर आएंगे उस वेक्टर को हम बोल देंगे these वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कॉन्पोनेंट वेक्टर का मतलब ये होता है कि सर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से दो और दो से अधिक वेक्टर पास कर रहे होंगे और उस वेक्टर को एक पॉइंट से जो भी पास करे उस सभी वेक्टर को हम बोल देंगे दे आर कॉन्पोनेंट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि इसका हमें बहुत यूज करना है। इसके बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। और हम लोगों के पास 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं नाम बता देता हूँ, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जीरो और नल वेक्टर। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा जीरो। अगर इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है जी। डायरेक्शन इसका आर्बिट्ररी होता है। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। जैसे कि मैंने बताया हम लोगों के पास 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1। दूसरा, सर वो 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन से हैं? दैट इज आई कैप along positive x axis, j cap along positive y axis and k cap along positive z axis। अगर आप इस स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स और मिल जाएंगे, जो कि हो जाएगा माइनस आई कैप जो कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, माइनस जे कैप जो कि माइनस वाई एक्सिस की तरफ होगा और माइनस के कैप जो कि माइनस के एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं। ये नोट्स आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में काम आएगी, साथ ही साथ आप जो आगे हम वेक्टर पढ़ेंगे उसमें काम आएंगे। पहली बात ये, अगर आप किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। मान लेते हैं कि हम लोगों के पास ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में था, हमने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी माइनस ए कैप। दूसरी बात ये, हम जानते हैं कि एक वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर हमें उसे चेंज करना है तो हम लोगों के पास तीन तरीके से हम उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला, या तो आप उसका मैग्नीट्यूड बदल दो, दूसरा डायरेक्शन बदल दो, या फिर दोनों के दोनों बदल दो। ठीक है। अब ये बात अब एक बात बताओ, अगर हमने एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट किया विदाउट मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। क्या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। यानी कि अगर हम वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही उसका डायरेक्शन बदलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक वेक्टर को आप उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, और इसी फंडामेंटल को लेके हम अगला कंसेप्ट सीखेंगे।
हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जस्ट कंसीडर हम लोगों के पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमें इन दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है। इसके लिए आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगानी। एक रूल है, रूल को फॉलो करो एंड यू विल गेट योर आंसर। रूल ये है कि दोनों वेक्टर को आप या तो टेल टू टेल मिलाओ या तो हेड टू हेड मिला दो। हमने अभी सीखा कि एक वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ए वेक्टर को हम इसके पैरेलल शिफ्ट करके बी के टेल टू टेल मिला सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी एक चीज को याद करके चलो, या तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड। मैं टेल टू टेल लेके चलता हूँ, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं आती। आप भी टेल टू टेल लेके चलो, ठीक है। हमने क्या किया, ए वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट किया और टेल टू टेल मिला दिया। देन द स्मॉलर एंगल, रिमेंबर लार्जर वाला नहीं, जो छोटा एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन योर वेक्टर्स। बड़ा वाला एंगल कभी नहीं लोगे, गलत हो जाओगे। हमेशा छोटा एंगल ही लिया जाता है, दिस इज अ रूल। नाउ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, जिसमें से एक लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो कि हमें दो वेक्टर को ऐड करना है एंड दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमने पढ़ा था कि सर हम एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट इस प्रकार से करो ताकि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे आए, पॉइंट नंबर 1। यानी कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है और अगर हम वेक्टर, ये हमारा वेक्टर बी है और हम अगर वेक्टर ए को शिफ्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से शिफ्ट करो ताकि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे आए। आ गया भाई साहब ये तो, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2, ज्वाइन द वेक्टर tail of one vector to the head of another vector, tail of one vector to the head of another vector, एंड दिस वेक्टर दैट यू आर गेटिंग, ये जो हमें वेक्टर मिलेगा वही हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि अगर हमें वेक्टर ए और बी को जोड़ना है तो उसको शिफ्ट करो ताकि एक का टेल दूसरे के हेड पे आए। उसके बाद आपको दो टेल मिलेंगे, दो हेड मिलेंगे, टेल टू हेड मिला दो, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके पास दो टेल होंगे, यही आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक है, और टू हेड होंगे। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर को पढ़ के आपको बाहर निकलना है तो एक चीज जो सीख के आनी है वो ये आनी है कि एक वेक्टर को हम रिजोल्यूट कैसे करते हैं, उसका कंपोनेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आगे आने वाले हर एक चैप्टर में लगने वाला है, ठीक है। तो इसका सीधा सा सीधा सीधा आप याद रखो कि आपके पास मान लो एक वेक्टर ये है, दैट इज वेक्टर ए, जो कि थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, राइट। तो जिस एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है उस एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगा उस पे कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ये हम जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे वहां पे मैं इसे आपको प्रूफ दूंगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल लेक्चर है। तो इसमें अपन डायरेक्ट ये याद रख के चलेंगे, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है वो उसका उस पे कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ए साइन थीटा। दूसरी बात मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके पाइथागोरस लगा दो, आपको ये आ जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि देखो मैग्नीट्यूड ए आ गया, राइट। बहुत बढ़िया। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, जब भी हमें दो वेक्टर को जोड़ना है तो हम लोगों के पास दो सिनेरियो बन सकते हैं, यानी कि जो भी वेक्टर को हमें जोड़ने के लिए दिया जाएगा उसको दो फॉर्मेट में दिया जा सकता है। पहला फॉर्मेट ये केस वन, कि आपको मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा दोनों वेक्टर का और उसके बीच का एंगल दे दिया जाएगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। इन दिस केस द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय a square plus b square plus 2ab cos theta, where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector a, and theta is the angle made by these vectors, right। now जब भी आप ऐसे जोड़ोगे तो एक हमें
जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देने होते हैं। मैग्नीट्यूड तो हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, उसका डायरेक्शन देने के लिए एक वो अल्फा एंगल बनाता है विद द एक्स एक्सिस, and that angle alpha, tan of alpha will be given by b sin theta divided by a plus b cos theta। यहाँ पे खास बात आपको ध्यान देनी ये है कि जो थीटा एंगल है वो ए वेक्टर से बना हुआ है, राइट। ये जो अल्फा एंगल होगा वो ए वेक्टर से बना होगा, तो बी साइन थीटा ऊपर आएगा। अगर यही वेक्टर बी नीचे होता तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा होता। वी विल सी इट इन बेटर वे इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, राइट। नाउ हो सकता है सेकंड केस में क्या होगा कि वेक्टर आपको दिया जाएगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट वेक्टर, जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप। इन दिस सिनेरियो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत आसान होता है। आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ो, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ो, के कैप को के कैप के साथ जोड़ो, एंड 6 दो 8 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 9 के कैप। दिस विल बी द आंसर, ए प्लस बी, राइट। ये आसान है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देखो बच्चा पार्टी ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इट इज सिंपली एडिशन ऑफ टू वेक्टर। बस हम क्या करते हैं, जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमें ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर ए को एज इट इज लिख दो प्लस नेगेटिव ऑफ माइनस वेक्टर बी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमने वेक्टर बी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। पिक्टोरियली अगर हम इसे देखना चाहे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैन बी रिटन एज, वेक्टर ए को तो आप ऐसे ही लिख दो, पर वेक्टर बी का प्लस के साथ माइनस डायरेक्शन चेंज कर दो, राइट। अगर हम इसे ट्रायंगल लॉ से देखना चाहें तो ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था कि सर आप किसी भी वेक्टर को कुछ इस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हो ताकि एक का हेड दूसरे के टेल पे आ जाए। दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। उसके बाद जो फ्री हेड और फ्री टेल होता है, अगर उसको आप मिलाते हो तो यू विल गेट योर रिजल्टेंट वेक्टर, देन दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट वेक्टर which will be given by the formula a square plus b square minus 2ab cos of theta। अगर हम इन जनरल अगर मैग्नीट्यूड a प्लस माइनस b का बोले तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, और इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर में। इसमें ये हम बोलते हैं कि अगर दो साइड किसी भी पैरेललोग्राम और किसी भी रोम्बस का साइड हो, देन द फर्स्ट डायगोनल, द लॉन्गेस्ट डायगोनल विल बी द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, एंड द शॉर्टेस्ट डायगोनल जो होगा वो होता है उसके सब्ट्रैक्शन के बराबर। इसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, इसे हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, एंड वी विल सी क्वालिटी एग्जांपल्स ऑन दिस क्वेश्चन इन द अपकमिंग लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने देख लिया एडिशन ऑफ अ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड कुछ कंसेप्ट्स रिगार्डिंग दिस। नाउ लेट अस गो टू द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वेक्टर चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे आपको आना बहुत ही जरूरी है, किसको वी आर गोइंग टू यूज दिस वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये अलग अलग चैप्टर में भी यूज होने वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, dot or scalar product of two vector a and b can be defined as a dot b is equal to ab cos theta, where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector a, and theta is the angle between the two vectors। now इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, और फंडामेंटल डेफिनेशन में अगर आप इसकी वैल्यू रखते जाओगे तो सारे के सारे प्रॉपर्टी अपने आप प्रूव भी हो जाते हैं। जैसे कि a डॉट ए इज इक्वल टू, ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो हम जानते हैं 1 होता है, यानी कि ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट ए कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड 1 होगा इसका मतलब क्या, और हम जानते हैं ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, इसलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर। द थर्ड इज, अगर हम किसी वेक्टर में एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज m डॉट a डॉट n डॉट b, देन क्या होता है कि ये जो m और n है जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, एंड
सिंपली हमारा जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जैसे होता है वो ऐसे हो जाएगा, एंड दिस विल कम आउट टू बी एम एन ए बी कॉस थीटा. Similarly, the fourth property, and this is the most important property जो कि आपसे क्वेश्चन में यूज करवाया जाएगा, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. आई एम सेइंग अगेन, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एंड वाइस वर्सा. अगर दो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है. फिफ्थ इज आई डॉट जे डॉट के, आई डॉट के जीरो होगा क्योंकि इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री. इसके बीच का जो एंगल होता है थीटा वो होता है 90 डिग्री, और कॉस थीटा कॉस ऑफ 90 डिग्री होता है जीरो. इसीलिए ये कंसेप्ट यहाँ पे लगता है. डॉट प्रोडक्ट if vectors are given in its unit form, अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दिया गया हो तब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे. इस केस में आप सिंपली ये याद रखोगे कि अगर वेक्टर इस प्रकार से दिया जाता है तो आई कैप के साथ जुड़ता है, जे कैप के साथ जुड़ेगा और के कैप के साथ जुड़ेगा, एंड योर आंसर विल बी ए डॉट एक्स, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई जे कैप के साथ प्लस सी के. क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है हम इसके डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे. नो, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा पार्टी, इसे आप ध्यान से पढ़ना. पहला यह है कि टू प्रूव परपेंडिकुलर नेचर ऑफ टू वेक्टर्स. ये बहुत ही बहुत इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल. अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, और वाइस वर्सा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उस पे डॉट प्रोडक्ट जीरो है. दूसरा, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. हम जानते हैं कि ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. तो ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो बच्चा? ए डॉट को बी को हम तो लिखना सीखा ना अभी. अगर दो वेक्टर, ये हम दोनों वेक्टर कंसीडर करके चलते हैं तो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, राइट, divided by magnitude of A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें लिखना आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें कि कॉस अल्फा अगर हमें निकालना, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास जो भी वेक्टर दिया गया है वो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप. अगर कॉस अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, आप देख पा रहे होगे, cos alpha is the angle made by the vector with x axis, and this cos alpha can be given by इसका x component जो कि ax है divided by the whole magnitude of vector, और magnitude of vector can be given as ax का square plus ay का square plus az का square, जो कि आप देख पा रहे हो. सिमिलरली cos बीटा इज द एंगल मेड बाय y एक्सिस, वेक्टर जो y एक्सिस से एंगल बना रहा है उसे हम बीटा बोल रहे हैं. इसके लिए हम इसका y कंपोनेंट उठाएंगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. सिमिलरली गामा इज द एंगल मेड बाय जेड एक्सिस, तो इसका हम जेड कंपोनेंट निकालेंगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, और मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन बी गिवन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स. इन पर्टिकुलर दिस इस कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और इससे दो रिजल्ट सामने निकल के आते हैं. अगर डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का आप समेशन करोगे, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो वो 1 के बराबर होगा. सिमिलरली अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा करोगे तो ये 2 के बराबर होगा, और ये आपको याद रखनी है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मूविंग अहेड, to find the component of A and B. This is the fourth application of dot product. अगर कोई दो वेक्टर है A और B और हमें उसका कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट निकाला हालांकि हमने पीछे भी सीख चुका है, लेकिन कोई भी इन जनरल दो वेक्टर है, अगर हमें एक वेक्टर का दूसरे पे कंपोनेंट निकालना है तो थीटा एंगल जैसे बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, यानी कि ये जो एंगल आ जाएगा ए कॉस थीटा. अब एक बात बताओ, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, राइट. वहां से ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर. और क्या ए
वेक्टर और बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसके हम इसे यूनिट वेक्टर ऑफ बी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा ए डॉट बी कैप। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? देखो सिंपल सी रूल है, मैं सिखा सिखा देता हूँ। ठीक है सर, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी कि बी कॉस थीटा की बात हम कर रहे हैं सर। तो बी कॉस थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। नाउ अब देखो, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या यूनिट वेक्टर दे देता है हमें? क्या इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए कैप, राइट? इस प्रकार से आप लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर of one vector over another vector. Very good. Let us start the cross product of two vectors. देखो भाई, हमने शुरुआत में ही बोला था कि दो वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। अगर ये वेक्टर सी है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं सर, इट विल बी गोइंग टू ए बी साइन ऑफ थीटा। डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसमें आपको क्या करना होता है कि हमें जिस भी एंगल, जो भी पहला यानी कि ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए के तरफ आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखो, बी के तरफ जाओ, और जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट कर रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे, हमें ए से बी की तरफ अगर हम जाते हैं, ए की तरफ आप अपने थंब उंगली को रखो और बी की तरफ रोटेट करो, then you will find कि your thumb is going outward and this will be the direction of your C vector. Is that thing clear? Important points regarding cross product. A cross B will never be equal to B cross A. ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी हमेशा बी क्रॉस ए के निगेटिव के बराबर होता है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये हालांकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होता है। ए क्रॉस ए जीरो होगा क्योंकि हम जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो दिया जाएगा वो ए बी साइन थीटा से दिया जाएगा, और अगर ए क्रॉस ए है यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो है, यानी कि साइन थीटा जो अपना आने वाला है वो जीरो आने वाला है, इसीलिए एक कैप भी जीरो हो जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वेक्टर। इसको और इसके निकालने का टेक्निक आप ध्यान से देख लो, बहुत कम जगह मिलेंगे ये। आप एक सर्कल बनाओ, आई जे के लिखो। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो नेगेटिव लोगे। एक वेक्टर से चलो, दूसरे से होते हुए तीसरे तक चलना है। देखो जैसे हमें कि आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा कि आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, राइट? सिमिलरली अगर के क्रॉस जे निकालना तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आई तो आएगा लेकिन विथ नेगेटिव साइन। आई थिंक दिस इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सर हमने तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सीख लिया, ए बी साइन थीटा होता है। हाँ, वो तब होता है जब आपके पास वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ। अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिया है तब आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा, और इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का टेक्निक हम लोगों ने बनाया है, जो कि जिससे बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। उसमें क्या करना होगा, मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आप लोगों के पास है, तो उसके जो भी कोफिशिएंट है ए बी सी, इसको दो बार लिखो। सिमिलरली बी के जो भी कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड होना चाहिए, दिस वन इज जेड, एक्स वाई जेड, उसे दो बार लिखो। फर्स्ट और लास्ट वाले को काटो, फिर नीचे की तरफ एरो लगाओ और उसे मल्टीप्लाई करो, जैसे कि बी जेड, जैसे कि बी जेड सी एक्स एंड ए वाई। फिर हमने क्या किया, ऊपर की तरफ एरो लगाओ, उसे ऊपर लिखो वाई सी जेड ए वाई एक्स बी, राइट? ऊपर वाले के इसके बाद क्या करना होता है कि साइन चेंज करो, साइन चेंज किया और दोनों को जोड़ दो। तो इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा अपना, बी जेड माइनस वाई सी। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, सी एक्स माइनस जेड ए। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, ए वाई माइनस एक्स बी। तो आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी नहीं पड़ेंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। दिस इज इजी प्रोसेस, यू शुड ट्राई दिस।
Application of vector in geometry. This is the most important part of this chapter, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो काफी बढ़ जाएगा, आप क्वेश्चन को काफी स्पीड से कर पाओगे। ठीक है, तो पहला है कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो दैट इज सिम एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकाल सकते हैं इससे, और दैट इज सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी डबल ऑफ दिस, यानी कि ए क्रॉस बी। इसी को हमने बोला था, इसे हम आर वेक्टर से दिखाए, इसे डी वेक्टर से दिखाए तो हाफ ऑफ आर क्रॉस डी भी हो जाता है। नोट पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे, इफ आर इज इक्वल टू डी, यानी कि अगर आर इज इक्वल टू डी हो गया देन ए इज परपेंडिकुलर हो जाए टू बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो डायग्राम बन रहा था ये हमारा रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल के जितने भी प्रॉपर्टी होती है हम उस क्वेश्चन में लगा पाएंगे। वी विल सी दिस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। सिमिलरली अगर आर एंड डी परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए और बी दोनों बराबर है, और ए और बी दोनों बराबर है तो वो रोम्बस हो जाएगा। फिर जितने भी रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है वो हम इस पे लगा सकते हैं। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, बहुत काम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें दिखाना है कि दो वेक्टर पैरेलल है, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास दो वेक्टर ये है और ये दोनों पैरेलल है, तो इसके लिए आप सीधा सा एक कंडीशन अप्लाई कर दोगे, क्या सर, a बाई एक्स विल बी इक्वल टू b बाई वाई विल बी इक्वल टू z बाई सी। ये ऐसा क्यों होता है ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रूव कोप्लेनर नेचर ऑफ अ थ्री वेक्टर, ये रिजल्ट आप याद कर लो। अगर तीन वेक्टर को हमें कोप्लेनर प्रूव करना है तो a डॉट बी क्रॉस सी कर सकते हैं, ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। These are the extra thing that we are going to study, क्योंकि ये सारी चीज़ ऐसी है जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को काफ़ी बढ़ा देगी, और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं आपको पहले से भी आता है। पाइथागोरस साहब ने क्या एक ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल में ये बोला था कि सर अगर दो साइड परपेंडिकुलर होती है, मान लेते कि ये 3 है ये 4 है, देन दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5, क्योंकि हम जानते हैं 5 विल नथिंग विल अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5 इज इक्वल टू 25, दैट कम्स आउट टू बी 5 इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार से कुछ कॉमन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है जो कि आपको याद होने चाहिए, इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट एंगल दो आपके अभी तक ने आपने साइन 30 साइन 60 पढ़ा है, अब दो एंगल आउटपुट हो गए 37 और 53, जिसमें कि साइन 37 3/5 होता है, कॉस 37 4/5 होता है। 37 यानी कि आगे वाला ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए कि 37 है, यानी कि आगे वाला जो साइड होगा वो छोटा होगा। 53 एंगल बड़ा है, यानी कि आगे वाला साइड जो है जो बड़ा होगा। 5 पाइथागोरस में दोनों में सेम ही आता है, तो हमें बस 3 और 4 का देखना होता है। नाउ ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप रट लो तो क्वेश्चन करने में काफी मदद मिलेगी। क्या है वो, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा 2a। अगर वो 60 डिग्री पे है ए देन द रिजल्टेंट विल बी गोइंग आउट टू बी रूट 3a। अगर दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है 90 डिग्री है देन द रिजल्टेंट विल बी रूट 2a। अगर दोनों के एंगल 120 डिग्री है देन r इज इक्वल टू a। एंड अगर वो दोनों का रिजल्टेंट 180 डिग्री है देन द रिजल्टेंट इज गोइंग आउट टू बी 0। ये 5 ऐसे सिनेरियो है जो आपको रटे हुए होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको याद है तो यू कैन इजीली बहुत फास्ट आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, वैसे ये हमारे जो फॉर्मूला है उससे आ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग इससे रिगार्डिंग जितने भी पीआईक्यू आए हुए हैं सारे के सारे करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अगर कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हो। एंड इस वीडियो लेक्चर को शेयर करो ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने कोशिश करा है जितने भी कंसेप्ट्स टिप्स एंड टेक्निक्स हो सकते थे सारे कवर करा है, लेकिन इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे वाला पार्ट भी देखना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।